हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको रहबर सीरीज में बायो पढ़ा रहा हूं और बायो का पहला चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस, उस लाइफ प्रोसेसेस को हमने 15 लेक्चर्स में कंप्लीट किया, जिसमें हमने किस किस सिस्टम को पढ़ा। ठीक है, हमने पहले उसमें पढ़ा ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, इसको मैं नहीं मेंशन करूंगा। हमने किस किस सिस्टम को पढ़ा ह्यूमंस में, डाइजेस्टिव सिस्टम को, या हमने डाइजेशन पढ़ा, डाइजेशन इन ह्यूमंस। हमने रेस्पिरेशन को पढ़ा, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमने एक्सक्रीशन पढ़ा, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। और हमने सर्कुलेशन पढ़ा, सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और क्या पढ़ा हमने, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, और थोड़ा बहुत हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन, जो हमने डाइजेशन के साथ ही पढ़ा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ये हमने पढ़ा इन ह्यूमंस, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरह एब्जॉर्प्शन होती है। और फिर हमने एसिमिलेशन भी पढ़ा था, कौन कैरी करता है, ब्लड कैरी करता है, कैसे करता है, वो हमने सारा देखा था। ठीक है, अब जो आज का जो चैप्टर है, जो चैप्टर दूसरा है आपके बायो में, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, आपका दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, इसके डिफरेंट आपने ये मतलब डेफिनेशंस देखे होंगे, लेकिन सॉरी, मैं आपको क्या कराता हूँ, मैं आपको सिंपल में इसको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। व्हाट इज़ कंट्रोल एंड व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन। देखिए, हमने जो पढ़ा ना, वो जीआईटी हमने पढ़ा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें हमने पढ़ा था ये स्टोमक है। ठीक है, हमने पढ़ा था स्टोमक के जो गैस्ट्रिक, जो स्टोमक वाल होता है उसमें होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। उसमें क्या होता है वो हमने डिटेल में पढ़ा। देखिए, ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना सिक्रेट होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, इसके लिए जो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में, यानी इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंट्रोल। इसको हम कहते हैं कंट्रोल, कंट्रोलिंग द फंक्शन। एक फंक्शन को कंट्रोल करना, क्या वो होनी चाहिए, वो फंक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो फंक्शन ज़्यादा एक्टिवेट होनी चाहिए या कम एक्टिवेट होनी चाहिए, इसको हम कहते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म, हमारी बॉडी में कंट्रोल। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, इसकी भी एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, उससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, क्या करते हो, हैवी एक्सरसाइज, आपके स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। कौन होते हैं, स्केलेटल मसल्स। जब स्केलेटल मसल्स ज़्यादा वर्क करते हैं तो इनको एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो ये ऑक्सीजन सप्लाई इनको ज़्यादा चाहिए ताकि ये रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी बना सके और उसे हासिल कर सके। जब इसको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो इसको ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए, इसकी ओर यानी स्केलेटल मसल्स की ओर ब्लड ज़्यादा जाना चाहिए। इनकी ओर ब्लड ज़्यादा जाना चाहिए, उसके लिए हार्ट को काम करना चाहिए, हार्ट को ज़्यादा बीटिंग करनी चाहिए, यानी कार्डियक आउटपुट ऑफ हार्ट इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, और ऑक्सीजन सप्लाई इसको ज़्यादा प्रोवाइड करनी है तो रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होती है। देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप क्या मतलब ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, क्यों, ताकि हम ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा दे किसको, स्केलेटल मसल को, क्योंकि इसको रेस्पिरेशन के थ्रू ज़्यादा एटीपी बनाना है, ज़्यादा एनर्जी बनानी है और उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप देखेंगे ज्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए, अगर आप पहले देखेंगे ब्लड फ्लूइड भी इसमें इन्वॉल्व हुआ, अगर आप देखेंगे खुद स्केलेटल मसल्स भी इन्वॉल्व हुई, और ज्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज हार्ट ने ज़्यादा पंपिंग किया, हार्ट रेट इंक्रीज हो गई, यानी हार्ट ने इन्वॉल्वमेंट ली इसमें, रेस्पिरेशन रेट बढ़ गई, यानी लंग्स ने इन्वॉल्वमेंट ली। यानी इन सारे ऑर्गन्स ने ज्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज कोऑर्डिनेटेड वे में काम किया एक फंक्शन को प्रॉपरली होने में। यानी एक हैवी एक्सरसाइज हम काम कर रहे हैं, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको कोप अप करने के लिए, उस एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स ने मिलकर काम किया, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन।
इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन दो एग्जाम्पल्स से समझ आया होगा। और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में पढ़ने के लिए आपको और दो सिस्टम्स पढ़ने हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में किन दो सिस्टम्स का रोल है, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम का। देखिए दो सिस्टम्स का रोल है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का, किसमें, इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी बताता हूं, व्हाट इज होम्योस्टैसिस, व्हाट इज होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मीन्स मेंटेनिंग इंटरनल एनवायरनमेंट, सिंपल याद रखना आप, मेंटेनिंग इंटरनल एनवायरनमेंट। जो हमारे बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। क्या मेंटेन करने के लिए, कौन सा एनवायरनमेंट हमारे अंदर है, हमारे अंदर में जो पीएच ऑफ फ्लूइड्स, यानी जो भी हमारे बॉडी में फ्लूइड्स है उनका पीएच, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस यानी आयंस का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, उनकी बैलेंसिंग, और एसिड बेस बैलेंस, यानी अगर आप देखेंगे हमारे ब्लड का, बॉडी फ्लूइड्स का जो पीएच है उसको मेंटेन रखना, ठीक है। अगर आप देखेंगे वाटर बैलेंस, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट्स है, यानी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट है में एक पर्टिकुलर पीएच है फ्लूइड का, वो मेंटेन होना चाहिए। हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन होना चाहिए। हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के फ्लूइड्स में एसिड बेस बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो मेंटेन रहना चाहिए। हमारे बॉडी में वाटर की लेवल बैलेंस रहनी चाहिए। जब ये सारे किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में। और भी चीज़ें आते हैं लाइक आवर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी होम्योस्टैसिस में आता है, ठीक है। हमारे बॉडी का पीएच, बॉडी फ्लूइड्स का पीएच, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, एसिड बेस बैलेंस, वाटर बैलेंस, ये हमारे बॉडी में मैकदाल लेवल में रहने चाहिए। अगर इनमें डिस्टर्बेंस होगी तो प्रॉब्लम होती है। इनको हमारे बॉडी को मेंटेन रखना होता है नॉर्मल रेंज में, इन सारे चीज़ों को इनको मेंटेन करना हमारे बॉडी में, इसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। ये टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है। जब कभी भी हमारा होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब होता है, जब भी हमारा होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब होता है, यानी कभी क्या होता है, हमारे बॉडी फ्लूइड्स का पीएच चेंज हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.35 टू 7.45, ठीक है। अगर इसमें वेरिएशन आई इस पीएच में, तो हमारा जो होम्योस्टैसिस है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब, ठीक है। हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब, क्योंकि हमारे ब्लड का पीएच चेंज हो गया। जब भी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स लाइक पीएच, वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इनमें अगर कोई चेंज आ गई, टेम्परेचर, इनमें अगर कोई चेंज आ गई, तो क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए बनता है ये बनता है हमारी बॉडी के लिए स्टिमुलाई। whenever there occurs change in our internal environment, whenever there occurs change in our homeostasis, that works as a stimulus to our body। और हमारी बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है, वो इस चेंज को कोप अप करती है बाई डूइंग सम एक्टिविटीज, वो हम डिटेल में देखेंगे, उसको हम कहते हैं रेस्पॉन्स। अब दो टर्मिनोलॉजी आपने वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे से देखनी है, व्हाट इज रेस्पॉन्स एंड व्हाट इज स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मीन्स इनिशिएशन, यानी कुछ देना। आप सिंपल रखो याद, जैसे आपने कंप्यूटर साइंस में देखा होगा, इनपुट एंड आउटपुट। आप मान लो स्टिमुलाई इज इनपुट, रेस्पॉन्स इज आउटपुट। यानी जब हमारे बॉडी के होम्योस्टैसिस को चेंज होती है तो ये हमारी बॉडी के लिए स्टिमुलाई बनता है। हमारी बॉडी इस चेंज को कोप अप करने के लिए जो काम करती है उसको हम कहते हैं रेस्पॉन्स। हमारे बॉडी में होम्योस्टैसिस इंटरनल फैक्टर से ही चेंज नहीं हो सकता है,
our environmental factors, outer environmental factors can also disturb our homeostasis. How? यानी हमारे बॉडी में मान लो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है बॉडी का, आपको पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर कभी बाहर सर्दी हो गई, बाहर टेम्परेचर डाउन हो गया, क्या हो गया, डाउन, अगर ड्रॉप इन टेम्परेचर हो गया इन एनवायरमेंट, तो उससे क्या होगा, आपको मालूम होगा हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यानी हीट, हमारी बॉडी क्या हीट लॉस करेगी, हीट, हमारी बॉडी क्या करेगी, लॉस हीट, और हमारा टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप। लेकिन हमारी बॉडी में ये स्टूमलाई है, हमारी बॉडी को ये स्टूमलाई पहुंच गया, यानी हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी को सर्दी लग गई, ठीक है, उससे क्या हो गया, हीट लॉस हो गई। हमारी बॉडी क्या करेगी, वो मेंटेन रखेगी इस 37 डिग्री को, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेगी हमारी बॉडी ताकि हमारा जो ये है 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन रहे। इसके लिए जो ये चेंजेस लाएगी बॉडी में, यानी हम शिवरिंग करते हैं, ठीक है, हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है उस ऑर्गन को जो एक्सपोज्ड होते हैं ताकि टेम्परेचर उसको पहुंच जाए। ये कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में होती है इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इन रेस्पॉन्स टू ड्रॉप इन टेम्परेचर इन आवर बॉडी ड्यू टू ड्रॉप इन टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। इसको हम कहते हैं रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलाई, ठीक है। और एक एग्जांपल जो आपने आम देखी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ नीडल रखी है, ठीक है, नीडल जब रखी है आपको इस पर हाथ पड़ गया, आपको प्रिक हो गया, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, पेन, हमारी बॉडी यहाँ पर क्या हो गई, पेन, पेन इज स्टिमुलाई, पेन इज स्टिमुलाई। ये हमारे जाएगा, हमारे ब्रेन को जाएगा, स्पाइनल कार्ड को जाएगा, किस पार्ट को जाएगा, ये स्पाइनल कार्ड को जाता है, फिर हम डिटेल में देखेंगे वो आगे। जब ये हमारे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाता है तो वो इसको रेस्पॉन्ड करता है इमीडिएटली और हम अपना हाथ हटा लेते हैं। व्हाट इज स्टिमुलाई? स्टिमुलाई इज द पेन which we get when we prick the needle. And what is the response? We remove our hand, we lift our hand from that needle, ठीक है। ये होता है रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है। प्लांट्स में भी रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई होता है, ठीक है। ये आप जब हम देखेंगे ना व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स, उसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स बेंड करते हैं, वो भी रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई की एग्जांपल है, ठीक है। आप देखते होंगे जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर अपना जो ये होता है एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ फ्लावर, उसको वो टिल्ट करता है टुवर्ड्स द सन। ये भी रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई की एग्जांपल है जो हम डिटेल में देखेंगे। गर्ल्स मैं इतना समझाता हूँ आपको, व्हाट इज कंट्रोल, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज रेस्पॉन्स एंड व्हाट इज स्टिमुलाई एंड व्हाट इज होम्योस्टैसिस, ठीक है। हमारी बॉडी के होम्योस्टैसिस को अगर अंदरूनी तौर भी चेंज आए या बाहर की कुछ चीज़ों से चेंज आए तो हमारी बॉडी उस होम्योस्टैसिस को डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं, उसको मेंटेन रखने के लिए कुछ चेंजेस लाती है जिसको हम कहते हैं रेस्पॉन्स। देखिए अगर कोई हमारी बॉडी में चेंज आ गई या बाहर चेंज आ गई, ये हमारी बॉडी के लिए है स्टिमुलाई, और हमारी बॉडी को चाहिए कि वो अपना होम्योस्टैसिस मेंटेन रखे, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी करेगी इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ताकि ये होम्योस्टैसिस मेंटेन रहे। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। अगर आपको इतना समझ आया होगा तो अब हम थोड़ा बहुत इधर देखते हैं इसने क्या दिया है यहाँ पर। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, एक बात याद रखना, ये आप 11th में जब पढ़ोगे लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनका एक डिफाइनिंग फ्यूचर है। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले लेक्चर में आपको पहले चैप्टर के पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था लाइफ प्रोसेसेस में व्हाट आर डिफाइनिंग लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक लाइफ प्रोसेसेस। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, ये एक डिफाइनिंग फ्यूचर है। व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइनिंग फ्यूचर, ठीक है, ये याद है कि भूल गए हैं। ये डिफाइनिंग फ्यूचर्स वो डिफाइनिंग फ्यूचर्स वो लाइफ प्रोसेस होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो होते हैं लेकिन ये किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाएंगे, यानी ये डिफाइनिंग है, यानी ये किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकता। यानी इस गर्ज मेरे कहने का मतलब ये है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज ओनली शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट बाय नॉन लिविंग थिंग्स।
जैसे मैंने वहां पर बताया था कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है लाइक ग्रोथ, जो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी दिखाते हैं, लेकिन उनको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। जो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है ये एक डिफाइनिंग फीचर है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ किन में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। यानी रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, नो नॉन लिविंग थिंग कैन शो दिस रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए पहली लाइन अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रेस्पॉन्स एंड रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या हो सकती है? स्टिमुलाई या तो हीट हो सकती है या तो लाइट हो सकती है। देखिए जब हम कहीं, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई की। जब हम एक कमरे में होते हैं, ठीक है, जब हम एक रूम में होते हैं, उस रूम में अगर डिम लाइट होगी, अगर उसमें डिम लाइट होगी तो क्या होता है, हमारा जो पीपल है वो कंट्रैक्ट होता है, सॉरी डिम लाइट में वो रिलैक्स होता है। क्या होता है? रिलैक्स होता है। पीपल क्या करेगा? पीपल क्या करेगा? कंट्रैक्ट। यानी मेरे कहने का मतलब है अगर एक रूम में बैठा है कोई शख्स, वहां पर डिम लाइट है, तो उसकी जो पुपिल है ये क्या करेगा? कंट्रैक्ट। पुपिल क्या करता है हमारे आंखों में? ये कंट्रोल करता है हाउ मच लाइट कैन गो इनटू द आई, हाउ मच लाइट हैज टू एंटर इनटू द आई। अगर देखिए डिम लाइट है, क्या है डिम लाइट, हमारी आंखें क्या कोशिश करेगी? ज्यादा से ज्यादा लाइट आंखों में जाए, क्योंकि डिम लाइट है कमरे में, चीजों को देखने के लिए हमारी आंखें क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए। इसको कौन रेगुलेट करता है? आई में कितनी लाइट अंदर जाएगी, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, दैट इज पुपिल। पुपिल जब कंट्रैक्ट करता है तो इसका सरफेस एरिया बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, ये मान लो पुपिल है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइट जाएगी ताकि हम डिम लाइट में भी अच्छे से देख सके। ठीक है, अब आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा ऐसा हुआ, फिर जब आप अचानक दूसरे कमरे में चले गए या बाहर चले गए जहां पर ब्राइट लाइट है, क्या है? ब्राइट लाइट, तो आपको कुछ टाइम के लिए दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जो ये पुपिल कंट्रैक्ट हुआ होता है उसको रिलैक्स होने में टाइम लगता है, ड्यूरिंग दैट टाइम हमें ब्लर होता है, फिर हमें अच्छे से दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है? ये रिलैक्स क्यों करता है? क्योंकि जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी है जो है वो बढ़ जाती है। लाइट की इंटेंसिटी जो बढ़ जाती है तो हमारी आंखों में लाइट कम जानी चाहिए या ज्यादा? कम जानी चाहिए। उसके लिए कौन कंट्रोल करता है? पुपिल। तो पुपिल क्या करेगा? पुपिल रिलैक्स करेगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, उससे क्या होगा? लाइट कम जाएगी आंखों में और हम अच्छे से देख पाएंगे, किसमें? इन ब्राइट एरिया। ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करता है? देखिए व्हाट इज रेस्पॉन्स हियर? रेस्पॉन्स इज द अमाउंट ऑफ लाइट, रेस्पॉन्स फॉर आई इज द अमाउंट ऑफ लाइट। व्हाट इज आवर रेस्पॉन्स? Change in size of pupil, very important, that is another example of response to stimuli। हमारे आंखों के लिए स्टिमुलाई क्या है? लाइट। कितनी लाइट आंखों को जाएगी? अमाउंट ऑफ लाइट इज द रेस्पॉन्स फॉर आवर आई। हमारी आई में जो पुपिल है ये कंट्रैक्ट करेगा कि रिलैक्स करेगा ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। ये क्या है? ये क्या है? ये रेस्पॉन्स है, व्हाट इज स्टिमुलाई? स्टिमुलाई इज द अमाउंट ऑफ लाइट। व्हाट इज रेस्पॉन्स? चेंजिंग द साइज ऑफ पुपिल। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है किसकी? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई की। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम क्या काम करते हैं? अब हम इधर देखते हैं ये क्या कहता है इधर आगे। देखिए कोल्ड भी हो सकता है स्टिमुलाई, टच भी हो सकता है स्टिमुलाई, प्रेशर भी हो सकता है स्टिमुलाई। ठीक है, प्रेशर, इफ वी प्रेस हियर, हमें फील होता है। अगर हम सोए हुए होंगे, कोई हमें टच करेगा, हम फील करते हैं किसी ने टच किया, इट इज टैक्टाइल। अभी मैं दिखाता हूं, ये टच की वजह से भी रेस्पॉन्स है। ठीक है, यानी ये टच की स्टिमुलाई है, यानी हमने टच किया, हमें पता चला किसी ने टच किया, यानी ये भी स्टिमुलाई है। टच इज ऑल्सो ए स्टिमुलस। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब हम देखते हैं यहां पर क्या दिया गया है। देखिए यहां पर दिया गया है प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन डिफरेंट मैनर। ठीक है, उनके अलग सिस्टम्स है, हमारे अलग सिस्टम्स है। एग्जाम्पल, विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन टचिंग ए हार्ड ऑब्जेक्ट। जब आप अचानक किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आप जल्दी हाथ उठा लेते हो, दैट मीन्स हीट इज ए स्टिमुलाई। व्हाट इज योर रेस्पॉन्स? हैंड को लिफ्ट करना।
ठीक है, ये एग्जाम्पल है। जैसे मैंने बताया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इनका रोल दोनों का है कॉम्बिनेशन में इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ऑफ द बॉडी फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब क्या कुछ मैं बताता हूँ यहाँ पर, जो मैंने रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड स्टिमुलाई मैंने बताया, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट आर विदिन, यानी एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगी या हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंज आएगी तो उससे कुछ रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल टचिंग ए हार्ट प्लेट, इट इज ए स्टिमुलाई। रेस्पॉन्स इज द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी इस चेंज को, इस स्टिमुलाई को कैसे रेस्पॉन्ड करेगी, तो उसको हम कहते हैं रेस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल विड्रॉल ऑफ आवर हैंड व्हेन वी टच ए हार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए अब हम ये कैसे डिटेक्ट करते हैं। देखिए डिटेक्शन के लिए, इस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में होते हैं रिसेप्टर्स। कौन से होते हैं? रिसेप्टर्स। व्हाट आर रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स क्या है? ये स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम सेल्स, जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, देखिए जब हम आगे देखेंगे ना, नर्वस सिस्टम डिटेल पढ़ेंगे, हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। हमारे अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स है हमारी बॉडी में, जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन्स के टिप्स पर होते हैं डेंड्राइट्स, इस तरह फाइबर्स लाइक, जो क्या काम करते हैं, जो इस स्टिमुलाई को नोटिस करते हैं, इस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, इसको पकड़ते हैं इस स्टिमुलाई को। अगर कोई हार्ट ऑब्जेक्ट किसी पार्ट पर, यहाँ पर मैंने हार्ट ऑब्जेक्ट रखा, तो इधर जो इसके इर्द गिर्द न्यूरॉन्स होंगे, उनके जो डेंड्राइट्स होंगे, उनको हार्ट फील होगा, वो फिर बाकी न्यूरॉन्स के थ्रू इसको कैरी करेंगे, ट्रांसमिट। वो हम फिर अलग देखेंगे, व्हाट इज जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द न्यूरॉन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द न्यूरॉन। ये नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, हम कैसे रिफ्लेक्स एक्शन दिखाते हैं, हम कैसे स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स करते हैं। सिंपली इतना याद रखना, व्हाट आर रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स आर द टिप्स ऑफ द न्यूरॉन्स, जो क्या करते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं इस स्टिमुलाई को, इस स्टिमुलाई को। हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पर होते हैं? कहाँ कहाँ पर? जो हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कितने होते हैं सबको पता है, लगभग 5 होते हैं सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, उन सेंस ऑर्गन्स में होते हैं रिसेप्टर्स, जो किसी भी स्टिमुलाई को ग्रैब करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इनर ईयर में होते हैं रिसेप्टर्स, जिनको हम कहते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं? ऑडिटरी रिसेप्टर्स। ऑडिटरी रिसेप्टर्स, जो हमारे, इसके लिए स्टिमुलाई क्या रहेगा? इसके लिए स्टिमुलाई रहेगी साउंड, यानी हमारे ईयर में कौन से रिसेप्टर्स है? ऑडिटरी रिसेप्टर्स। अगर कोई भी वेरिएशन इस साउंड में आई तो ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स सिग्नल भेजते हैं आगे, यानी ये साउंड होती है स्टिमुलाई फॉर द ऑडिटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, ये आप इतना याद रखो, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं चेंज को। फिर आगे कैसे बढ़ता है वो हम फिर देखेंगे। आप इतना देखो, ये किसको पता चलता है कि चेंज आई है एनवायरनमेंट में, इसके लिए होते हैं रिसेप्टर्स। जैसे हमारे कान में है ऑडिटरी रिसेप्टर्स, इनके लिए स्टिमुलाई क्या है? साउंड। अगर साउंड में कोई वेरिएशन चेंज आई तो ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या लिखा है? बैलेंस ऑफ द बॉडी। बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा, आवर ईयर्स आल्सो हेल्प अस इन बैलेंसिंग। पोस्चर और बैलेंस में हमें ईयर हेल्प करते हैं। ये आप हायर क्लासेस में देखोगे, ईयर में कौन से ऐसे चीज़ें होते हैं जो हमें बैलेंसिंग एंड पोस्चरिंग में मदद करते हैं। इसके लिए अभी हम इसकी हेयरिंग फंक्शन को देखते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं फोटो रिसेप्टर, जो हमारे आइज़ में होते हैं, जो आपको मालूम होंगे। ठीक है, उनके लिए स्टिमुलस क्या है? विजुअल स्टिमुलस, यानी विजन या लाइट, शॉर्ट में लाइट। उनके लिए जो स्टिमुलस है वो क्या है? लाइट। क्या है? लाइट। हमारे स्किन में होते हैं पेन, हमारे स्किन में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं टैक्टाइल रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं? टैक्टाइल रिसेप्टर्स, जो हमारे टच या किसी भी चीज़ को, लाइक टच, पेन और हीट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे नोज में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो हमारी स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। अगर स्मेल में कोई वेरिएशन आई तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं। स्किन में ये टैक्टाइल रिसेप्टर्स, अगर पेन, टच, हीट कुछ भी चेंज आई। हमारे
टंग जो है और एक सेंस ऑर्गन, इसमें होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। अगर टेस्ट में कोई वेरिएशन आई तो ये रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं। ये टेस्ट देखिए, ये टेस्ट, ये स्मेल, ये टच, पेन, हीट, विजुअल स्टिमुलस यानी लाइट, हियरिंग, साउंड, ये क्या है स्टिमुलस। इनके लिए डिफरेंट रिसेप्टर्स है इन डिफरेंट ऑर्गन्स जो इनके चेंज को डिटेक्ट करते हैं। फिर वो आगे कैसे पहुंचाते हैं इस चेंज को, फिर हमारी बॉडी कैसे इसको टैकल करती है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे, देखिए पहले हम देखेंगे कुछ मत रह गया, ठीक है, रिसेप्टर्स और एक थोड़ा बहुत रखना आप याद। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई ऑर्गन है, इसमें कोई चेंज आई, इसने कोई चेंज डिटेक्ट की, यानी इसमें स्टिमुलाई आ गई, इसने स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया, इसने इसको ट्रांसफर किया टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हम कल देखेंगे ये क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब इसने मैसेज पहुंचाई कि इस तरह की चेंज आई है, तो ये वापस या तो इसी ऑर्गन को मैसेज पहुंचाता है या किसी और ऑर्गन को मैसेज पहुंचाता है ताकि इसको टैकल कर सके। जिस ऑर्गन पे ये वापस रेस्पॉन्ड करेगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस ऑर्गन को हम कहते हैं इफेक्टर। देखिए रिसेप्टर और इफेक्टर क्या होता है। रिसेप्टर होता है जो किसी चेंज को डिटेक्ट करे, फिर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये मैसेज पहुंच जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए क्या होता है, मैंने हार्ट ऑब्जेक्ट को टच किया, ठीक है, हीट क्या मेरे बॉडी को लगा स्टिमुलस, इस इधर हो गई, जब मेरे को हार्ट लगा ये इंस्टेंट होता है, मिली सेकंड्स, ये मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंच गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने एक्ट किया इन स्केलेटल मसल्स को ताकि आप हाथ हटाओ, तो इसके लिए इफेक्टर कौन बन गया, ये स्केलेटल मसल या हैंड या ये आर्म, ठीक है, जिस पर रेस्पॉन्स करेगा, यानी चेंज जो हमारी बॉडी में आई स्टिमुलस उसको डिटेक्ट किया, पहुंचाया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिस ऑर्गन पर एक्ट करेगा ताकि इस चेंज को कोप अप कर सके, उस ऑर्गन को हम कहते हैं इफेक्टर। ठीक है, अब हम कल क्या करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम। इसको कंप्लीट करने के बाद हम उठाएंगे एंडोक्राइन सिस्टम। पहले हम नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में आता क्या है, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, एंड हम न्यूरॉन को अच्छे से पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, एंड हाउ एक्शन पोटेंशियल आर जनरेटेड, हाउ दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, एंड फाइनली रीच टू सीएनएस, हाउ सीएनएस रेस्पॉन्ड्स टू द स्टिमुलाई। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इन नर्वस सिस्टम। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।